आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, देन हम लोग समझेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल में क्या होता क्या है। डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज लोडेड विथ ए कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज। सो यहाँ पे याद रखना है, ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे ऑन लोडिंग कंडीशन, मतलब ट्रांसफार्मर जब लोडेड रहेगा with a constant supply voltage. So supply voltage यहाँ पे constant रहेगा. The change in the terminal voltage from no load to full load, मतलब no load से full load में supply voltage क्या हो रहा है? Change हो रहा है. With respect to no load voltage is called voltage regulation of a transformer. ये जो voltage regulation है depending upon the load and पावर फैक्टर। सो लोड एंड पावर फैक्टर के ऊपर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग पर यूनिट या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को, विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी भी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी, दिस इज द एसीसी, मतलब क्या है? सेकेंडरी। विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इक्वल टू E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 which is multiplied by 100%. This is the percentage voltage regulation with respect to secondary. अब E2 क्या है? यहाँ पे E2 जो है वो है secondary terminal voltage at no load. Okay? V2 क्या है? Secondary terminal voltage at full load. Okay? So E2 is the secondary terminal voltage at no load and V2 is the secondary terminal voltage at full load. So voltage regulation का expression ऐसे हम लोग लिखेंगे अगर सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे बोलेंगे तो। अब प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे अगर बोलेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी दैट इक्वल टू V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाय V1. E1 is the primary terminal voltage at full load and V1 is the primary terminal voltage at no load. Okay? So बहुत ही सिंपल है वोल्टेज रेगुलेशन। हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो सर्किट ले लिए, ये वाला सर्किट है विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी। यहाँ पे हमने सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमने सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे पूरा सर्किट को ले लिया ट्रांसफार्मर का। सो बेसिकली I2 इज द करंट, सेकेंडरी करंट। RE2 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड, रिएक्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XE2 एंड यहां पे एक लोड कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे जैसे कि हमने बताए थे लोड एंड पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो लोड एंड पावर फैक्टर दोनों यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए ZL एंगल फाई L। ओके, सो सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे कैलकुलेट करना है। सो सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। अब यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे, यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या आएगा? E2 इक्वल टू I2 RE2 प्लस J इंटू I2 XE2 प्लस V2। ऐसे हम लोग KVL लगाएंगे तो मुझे ए वाला इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो दिखा है वोल्टेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा तब कैसे ट्रांसफार्मर का फेजर होता है? जैसे कि हम लोग कैसे फेजर ड्रॉ करेंगे? यूनिटी पावर फैक्टर जब होगा तो इक्वेशन हम लोग सेकेंडरी के रिस्पेक्ट पे ए वाला इक्वेशन मुझे मिला था। ओके,
यहां पे हम लोग V2 को रेफरेंस मान लिए थे, ये वाला। सो V2 को रेफरेंस मान के हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मतलब फाई का वैल्यू कितना है, दैट इट शुड बी इक्वल टू 0 होगा यूनिटी पावर फैक्टर में। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या है, कॉस फाई जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 1 होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई इक्वल टू 0 होगा। अब यहां पे सर्किट फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, V2 जैसे ड्रॉ कर दिया, V2 को रेफरेंस मान लिया, I1 I2 जो है V2 के साथ इन फेज में रहेगा, तो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। सो यहां पे I2 हो गया। ओके, सो V2 पहले हमने ड्रॉ कर दिया, I2 इन फेज में रहेगा V2 के साथ, सो I2 यहां पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि फेज यहां पे फाई का वैल्यू क्या है, 0 है यूनिटी पावर फैक्टर में। अब I2 RE2 ये वाला टर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, I2 RE2 हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, I2 के साथ ये I2 RE2 क्या होगा, इन फेज में रहेगा, तो हम लोग V1 V2 के टिप से ड्रॉ कर सकते हैं इसको ऐसे। ओके, ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे JI2 XE2 कैसे ड्रॉ होगा, ये प्योरली इंडक्टिव है, ये क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पे। सो यहां पे हमने 90 डिग्री एंगल पे लीड करवाया इसको। सो JI2 X2 इज ए वाला हो जाएगा, JI2 X2। ओके, अब ये जो I2 RE2 एंड JI2 XE2 ये जो है इसका रिजल्टेंट जो है इसको हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है इसको हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, सो यहां पे हम लोग इसलिए रिप्रेजेंट किया I2ZE2, यहां से यहां तक जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट फेजर होगा, उसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट किया। सो इसका रिजल्टेंट ही है E2 ना, सो इसलिए हम लोग रिजल्टेंट फेजर को E2 हम लोग माने हैं। तो यहां से हम लोग निकाले E2 का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 निकलेगा यहां से यहां तक V2 प्लस I2 RE2, यहां पे होगा RE2, यहां पे होगा RE2, V2 प्लस I2 RE2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस I2 इंटू XE2 स्क्वायर। ओके, रूट अंडर ऑफ, सो इसको हम लोग बोलेंगे E2। सो E2 का मैग्नीट्यूड ऐसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही इजी है। अब यूनिटी पावर फैक्टर ऐसे हम लोग करेंगे। अब वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए भी सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, सो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए देख लेते हैं कैसे मतलब फेजर ड्रॉ करेंगे। सो पहले तो हम लोग V2 को ड्रॉ कर लिए, क्योंकि ये रेफरेंस फेजर है। ठीक है, V2 ड्रॉ हो गए। अब क्या करेंगे, हम लोग I2 को ड्रॉ करेंगे। I2 को लैग करवाए phi2 एंगल से, सो phi2 एंगल से लैग किया एंड I2 को हम लोग ड्रॉ कर दिए यहां पे। ओके, सो V2 ड्रॉ हो गया, I2 ड्रॉ हो गया। अब क्या है, अब I2 RE2 को ड्रॉ करना है। I2 RE2 को कैसे ड्रॉ करेंगे, सो I2 के साथ I2 RE2 ये जो ड्रॉप है ये इन फेज में रहेगा। सो इसके टिप से ड्रॉ कर सकते थे इसको, या इसके पैरेलल यहां पे हमने ड्रॉ किया। सो इसके पैरेलल यहां पे हमने ड्रॉ किया I2 RE2। ओके, बहुत ही सिंपल है। सो JI2 XE2 इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही इजी है। यहां से हम लोग JI2 XE2 होगा, सो JI2 XE2 होगा। सो JI2 XE2 इसको कैसे यहां पे ड्रॉ करेंगे,
यहां पे ड्रॉ करेंगे कैसे, 90 डिग्री लीड करेगा। सो यहां पे 90 डिग्री लीड किया। सो सिंपली यहां से हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए। ये वाला इंपीडेंस ट्रायंगल होगा, ये वाला इंपीडेंस ट्रायंगल। सो यहाँ पे इंपीडेंस ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए। और E2 कैसे ड्रॉ होगा, V2 प्लस I2 RE2 प्लस JI2 XE2, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, E2 होगा। बहुत ही सिंपली हम लोग ड्रॉ कर लिए। ओके, अब हम लोग कैसे इसको मतलब मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, बहुत ही इजी है। V2 इज इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री लिखिए क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस हमने मान लिए V2 को। सो इसके साथ V2 के साथ रेफरेंस मान लिए तो इसको 0 डिग्री मानेंगे ना। सो V2 इक्वल टू V2। ओके, अब I2 इक्वल टू हमने लिखे I2 एंगल माइनस φ2। मतलब क्या है, φ2 एंगल में लैग किया I2, सो लैग किया इसलिए हमने यहां पे लिखे माइनस। ओके, माइनस φ2 दैट शुड बी इक्वल टू, हमने इसको इस फॉर्म पे लिखा। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं वैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया। सो कैसे लिख सकते हैं, I2 cos φ2 माइनस JI2 sin φ2। ओके, क्लियर। सो अब ZE2 इज नथिंग बट RE2 प्लस J इंटू XE2। अब E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 प्लस I2 इंटू JD2। मतलब इसी इक्वेशन को हम जस्ट यहाँ पे इंपीडेंस ट्रायंगल की मदद से लिखे। मतलब ये जो RE2 प्लस XE2 इसको हमने ZE2 से रिप्रेजेंट किए, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे V2 लिख लिए, ये जो I2 का अब I2 इंटू JD2, I2 इंटू ZE2। सो अब I2 के जगह पे हमने पुट कर दिया ये वाला वैल्यू एंड ZE2 के जगह पे हमने पुट कर दिया ये वाला वैल्यू। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट होगा एक तरफ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को दूसरे तरफ करेंगे। सो मतलब यहाँ पे हमने रियल पार्ट को लिखे और J के साथ बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है इसको ऐसे हम लोग अलग कर दिए। अब यहाँ पे हमने E2 को कैलकुलेट किया। क्या है E2 यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, रूट अंडर ऑफ, ऐसा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका Z का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, Z इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, Z that should be equal to x square plus y square square root। सो ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते थे। Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा तो Z का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, दैट इक्वल टू Z का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे। वही हमने किया यहाँ पे। सो रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग क्या कर दिए, E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया बहुत ही इजीली। अब हम लोग सेम जो फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ किए थे वही फेजर डायग्राम फिर से ड्रॉ किए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फेजर डायग्राम से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन है उसको निकालेंगे। सो यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो V2 था इसको हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया, तो C को भी एक्सटेंड किया इस तरफ। ओके, और B जो पॉइंट है B को भी हमने एक्सटेंड कर दिया और इसका मिड पॉइंट को G मान लिया। और यहाँ पे जो ये जो V2 का एक्सटेंडेड पार्ट था और C और G का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको F मान लिया। सो ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ किया। ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस। अब यहां पे जो एंगल है ये है φ2। φ2 क्यों है ये, क्योंकि ये वाला एंगल φ2 था। φ2 मतलब क्या है, I2 लैग कर रहे हैं V2 को। सो ये वाला एंगल φ2 था। सो ये वाला जो एंगल होगा ये भी φ2 होगा
क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ये। ओके, क्लियर। अब यहां पे हमने ये जो बी से ए एफ के ऊपर एक हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और यहां पे हमने नेम दे दिया डी। ये जो पॉइंट बना है इसको हमने नेम दे दिया डी। अब यहां पे तो परपेंडिकुलर बना था, तो ये जो एंगल होगा इसका वैल्यू होगा 90। सो यहाँ पे ए वाला एंगल अगर फाई 2 है तो ए वाला एंगल भी फाई 2 होगा। ओके, और ए वाला एंगल 90 डिग्री है तो इसलिए यहाँ पे 90 माइनस फाई 2 होगा। सो इतना ड्राइंग कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ए डी बी जो ट्रायंगल है, ये जो यहाँ पे ए डी बी ट्रायंगल बना है, ए डी बी ये जो ट्रायंगल बना है इसमें क्या है, 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री ए वाला है और ए वाला है फाई 2 ए वाला है। सो हम यहाँ पे cos फाई 2 लिखे, cos फाई 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे cos फाई 2 अगर करेंगे तो क्या होगा, ए डी बाई आई टू आर ई टू होगा, ए डी डिवाइडेड बाई आई टू आर ई टू, मतलब ये जो ए डी है ए डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए बी होगा, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू कितना है, आई टू आर ई टू। सो यहाँ पे हमने लिखे ए डी डिवाइडेड बाई आई टू आर ई टू। सो यहाँ से हम मुझे मिल गया ए डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू कितना मिला, ए डी इक्वल टू आई टू आर ई टू कॉस फाई 2 एंड साइन फाई 2 अगर करेंगे तो क्या होगा, साइन फाई 2 अगर करेंगे तो बी डी डिवाइडेड बाई ए बी होगा। सो बी डी डिवाइडेड बाई ए बी लिखा। सो ए बी का वैल्यू आई टू आर ई टू, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए बी का वैल्यू। सो यहाँ से मुझे मिला बी डी इक्वल टू आई टू आर ई टू साइन फाई 2। ओके, सो ये जो ट्राइंगल ए बी डी था यहाँ से मुझे ए डी का वैल्यू मिल गया एंड बी डी का वैल्यू मिल गया। अब जो ट्राइंगल बी सी डी है, सॉरी बी सी जी है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये बी सी जी, ये जो ट्रायंगल है इसमें से मुझे इसमें 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। सो हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ से cos फाई 2 निकालेंगे, मतलब ये वाला एंगल होगा फाई 2। सो फाई 2 मतलब क्या है, साइन फाई 2 फर्स्ट निकालेंगे। साइन फाई 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बी जी डिवाइडेड बाई बी सी होगा। अब बी सी का जो वैल्यू है आई टू एक्स ई टू है। सो बी सी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए आई टू एक्स ई टू और ऊपर में बी जी रहेगा। सो यहाँ से मुझे बी जी का वैल्यू मिल जाएगा। सो बी जी इक्वल टू आई टू एक्स ई टू इंटू साइन फाई 2 मिल गया। कॉस फाई 2 कैसे निकालेंगे, कॉस फाई 2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे सी जी डिवाइडेड बाई बी सी का वैल्यू आई टू एक्स ई टू। सो यहाँ से सी जी का वैल्यू मिल गया। सो सी जी का वैल्यू मिला है आई टू एक्स ई टू कॉस फाई 2। ओके, इतना मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो बी जी है, बी जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एफ, बी डी इक्वल टू जी एफ लिख सकते हैं एंड डी एफ इक्वल टू वी जी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने वही दिखाया, यहाँ पे लिख लिया ये वाला वैल्यू। ओके, अब हम लोग जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको देखेंगे, ओ एफ सी, ये जो ट्रायंगल है इसको देखेंगे। सो इसमें क्या है, सो हम लोग लिख सकते हैं ना, ओ सी स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है तो क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, इसको ओ एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ एफ इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी प्लस डी एफ लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी प्लस डी एफ उस होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो सी एफ है, सी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं सी जी माइनस एफ जी स्क्वायर। सी जी मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा सी एफ। सो हम यहाँ पे वही लिखे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे,
ओ ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी का वैल्यू पुट कर देंगे एंड डी एफ का वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए का वैल्यू ओ ए यहां से यहां तक, सो V2 मिला था, सो V2 पुट कर दिया। अब ए डी का वैल्यू कितना मिला है, यहां पे मिल गया था ए डी का वैल्यू I2 RE2 cos phi 2 एंड डी एफ का वैल्यू कितना मिला था, डी एफ का वैल्यू मिला था डी एफ इक्वल टू BG है, सो BG का जो वैल्यू मिला था वही पुट कर देंगे DF की जगह पे। ओके, DF की जगह पे वही वैल्यू पुट कर दिया एंड CG का वैल्यू जो मिला था, ये मिला था I2 x E2 cos phi 2, वो भी पुट कर दिया। FG का वैल्यू DB का वैल्यू जो मिला था दैट इक्वल टू FG, सो DB का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, सो यहाँ से मुझे अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद E2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यहाँ से E2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो E2 इक्वल टू हो गया रूट अंडर ऑफ V2 प्लस I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 x E2 sin phi 2 होल स्क्वायर प्लस I2 x E2 cos phi 2 माइनस I2 RE2 sin phi 2 होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। सो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। सो ये दो टर्म यहाँ से हम लोगों को मिला है E2 से, मतलब ये वाला जो टर्म है इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस टर्म, this term is very small, so we can neglect this term। so यहाँ पे वही लिखे हमने, since I2 x E2 cos phi 2 minus I2 RE2 sin phi 2 is very small compared with the term V2 plus I2 RE2 cos phi 2 plus I2 x E2 sin phi 2, it can be neglected। okay, so यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, I2 x E2 cos phi 2 माइनस I2 RE2 sin RE2 होगा यहाँ पे RE2 sin phi 2 दैट इक्वल टू 0। ओके, मतलब इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द E2 इज देयरफॉर गिवन बाय दिस। ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही होगा, ठीक है, E2 का। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पर यूनिट रेगुलेशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, यहाँ पे हम लोग पर यूनिट पे कैलकुलेट किए। सो E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 करेंगे, दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू E2 के जगह पे पुट कर देंगे। सो E2 के जगह पे हमने पुट कर दिया I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 x E2 sin phi 2 प्लस V2 और यहाँ पे माइनस V2 था, सो प्लस V2 माइनस V2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखे, नथिंग एल्स। सो मतलब एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन मुझे मिल गया I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 x E2 sin phi 2 डिवाइडेड बाई V2। ओके, ये वाला हम लोग याद रखेंगे, ये वाला पर यूनिट पे है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज साइन होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देंगे, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाएगा, बहुत ईजी है। अब हम लोग सिमिलरली वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर निकालेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। सो यहाँ पे फेजर डायग्राम फॉर लीडिंग पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। सो वोल्टेज V2, इसको हमने V2 से सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को V2 यहाँ पे रेफरेंस फेजर मान लिया। I2 क्या करेगा, लीड करेगा कितना एंगल पे, phi 2 एंगल पे। ओके, सो I2 को हमने लीड करवा दिए। अब क्या है, सो I2 यहाँ पे ड्रॉ होगा, I2 V2 मिल गया, I2 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, I2 RE2 को ड्रॉ करेंगे। I2 RE2 को कैसे ड्रॉ करेंगे, I2 के इन फेज में होगा I2 RE2। सो हमने यहाँ पे इसके टिप से ड्रॉ कर सकते हैं
यह इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर लिए, I2 के पैरेलल I2 और E2 ड्रॉ कर लिए। अब क्या है I2 x E2, I2 x E2 को कैसे ड्रॉ करेंगे? I2 x E2 क्या करेगा? 90 डिग्री में लीड करेगा। सो लीड करेगा मतलब क्या है? यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे लीड करके हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ये वाला जो है ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये वाला होगा I2 Z E2। ओके, अब V2, अब जो V2 I2 R E2 एंड I2 X E2 ये जो ड्रॉ किए इसका रिजल्टेंट क्या होगा? E2 होगा। ओके, हमने इसलिए E2 को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर phi2, I2 क्या होगा? I2 इक्वल टू I2 एंगल प्लस phi2 क्योंकि लीडिंग है। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे रिप्रेजेंट किया I2 cos phi2 इंटू J, यहाँ पे J होगा J I2 sin phi2 होगा। यहाँ पे हमने E2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेंगे। V2 प्लस क्या करेंगे? ये वाला जो I2 का वैल्यू है पुट कर देंगे यहाँ पे। I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू क्या होगा? Z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे J होगा, यहाँ पे जस्ट याद रखना है यहाँ पे एक तो J होगा। ओके ओके, बाकी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे हम लोग E2 का वैल्यू निकाले, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिए और E2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 निकल गया। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर हम लोग याद रखेंगे ए वाला है। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस है, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे माइनस है। इतना हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी एक्सप्रेशन सेम है। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये वाला एक्सप्रेशन काम पे आएगा। We have to remember this expression: approximate voltage regulation at leading power factor and approximate voltage regulation at lagging power factor. I hope के voltage regulation टॉपिक सबको समझ में आया है, और अगर कोई भी डाउट्स है क्लासरूम पे पूछ सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। So that's it for now. Thank you.